Hello and welcome back my dear students of 9th standard English medium। आज हम एक नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं अपने एसएस के ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, नया चैप्टर हिस्ट्री का हमारा जो होगा आज का वो है नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया, चैप्टर नंबर 4 एज यू कैन सी ओवर हियर। ओके, नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज के इस चैप्टर के ये पहले लेक्चर में हम ये दोनों चीजों को खास करके कवर करेंगे। ठीक है, द अपराइजिंग ऑफ 1857 एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बॉयकॉट एंड इंडिजिनियस मूवमेंट्स। ये ठीक है। अब चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर के अंदर क्या क्या है। ठीक है, नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया एक जनरल टॉपिक का चैप्टर है। सबसे पहली बात, जनरल टॉपिक यानी कि वो टॉपिक जब इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था। ठीक है, आपको पता ही है ये चीज, आप इवन 7 या 8 स्टैंडर्ड में भी ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि काफी सारी यूरोपियन कम्युनिटीज यहाँ पे एक के बाद एक आई थी। पोर्चुगीज आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, फिर डच कम्युनिटी आई थी और लास्ट में फ्रेंच कम्युनिटी भी आई थी और अपने अपने तरीके से अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश किया था इंडिया में। लेकिन सबसे सफल जो कम्युनिटी रही थी वो थी ब्रिटिश कम्युनिटी और उन्होंने लाइक दे इनिशियली केम इन इंडिया एज ट्रेडर्स and eventually they got successful in establishing their rule in our country। ठीक है, हमारे देश में वो रूल एस्टैब्लिश करने में सफल रहे और एक बार रूल एस्टैब्लिश करने के बाद करीबन हमारे देश में उन्होंने 200 से लेकर 250 साल तक उन्होंने रूल किया था। ठीक है, अब जितना भी समय उन्होंने रूल किया उस वक्त काफी स्ट्रगल हमें झेलना पड़ा था उनके रूल को खत्म करने के लिए और उनके अत्याचार भी काफी सारे हमने सहे थे। उसके सामने हमने काफी लड़ाइयां भी लड़ी थी ब्रिटिश हुकूमत के सामने। तो ये सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। वन बाय वन सारे टॉपिक्स आएंगे और कुछ बातें ऐसी होगी इस चैप्टर में जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में वही चीजों को थोड़ा सा डिटेल में हमें पढ़ना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 4 है हमारा नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया। हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है पेज नंबर 23 के ऊपर। हिस्ट्री का ये 4th चैप्टर है, पेज नंबर 23। उम्मीद करता हूं कि आपके हाथ में टेक्स्ट बुक होगा। अगर टेक्स्ट बुक है तो हाथ में पेंसिल भी रखिएगा ताकि जहां पे जरूरत पड़ती है मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा तो आपको वहां पे अंडरलाइन या ब्रैकेट कर देना है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। During their stay in India, Britishers became familiar with the political condition of India। ये सबसे बहुत अहम स्टेटमेंट है एक्चुअली। ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे रूल करने लगे उससे पहले सबसे पहले तो उन्होंने पूरे कंट्री का सिस्टम का एनालिसिस किया और हमारे देश की पॉलिटिकल व्यवस्था जो है उसको उन्होंने जान लिया, जिसको हम लूप होल्स कह सकते हैं, वीकनेस भी कह सकते हैं। हमारे सिस्टम की जो वीकनेस है वो उन्होंने जान लिया और उसी को यूटिलाइज करके वो बाद में रूल एस्टैब्लिश करने में सफल रहे। The British East India Company took advantage of the political disputes and internal weakness of India, and from 1757 AD, after creeping into Bengal to the uprising of 1857 AD, it established its supremacy over India in 100 years of rule। ये एक स्पेसिफिक पीरियड की यहाँ पे बात की गई है। 100 सालों के दौरान, यानी वो 100 साल हम 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 1757 जहां पे बैटल ऑफ प्लासी हुआ था बंगाल में। ठीक है, ब्रिटिश रूल के खिलाफ सबसे पहली हमारी ये लड़ाई थी। ओके, आप लोग 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो कि बैटल ऑफ प्लासी जो है वो नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, आपको नाम याद होगा, और उनके बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके बीच में बैटल हुआ था ये। ठीक है, जिसमें षड्यंत्र करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो वॉर जीत लिया था और उसके कुछ सालों के बाद बैटल ऑफ बक्सर भी हुआ था 1764, अगर आपको याद है तो। ठीक है, तो उसमें भी ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको विजय प्राप्त हुई थी। तो ये दोनों वॉर जो है वो बेसिकली वहां से उनके रूल का डोमिनेशन की, जैसे हम कह सकते हैं कि शुरुआत हो गई। और 1757 के पॉइंट को अगर हम गिनते हैं, शुरुआत का पॉइंट वहां से लेकर 1857 जब अपराइजिंग हुआ, सबसे
पहली सबसे बड़ी लड़ाई जो जिसको हम कह सकते हैं हम ब्रिटिशर्स के सामने, वो हुआ था 1857 में। तो ये 1757 टू 1857 का जो टाइम था, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपने रूल को कंसोलिडेट किया पूरे भारत में। शुरुआत उन्होंने बंगाल से की, ठीक है। बंगाल हमारा सबसे बड़ा प्रोविंस था उस वक्त, प्रोविंस यानी कि स्टेट, ठीक है। क्योंकि आज का जो बांग्लादेश है, जो कि अलग कंट्री है, वो और हमारा जो बंगाल है, और बंगाल को छोड़ के बिहार, उड़ीसा, झारखंड वगैरह, वो सब कुछ बंगाल ही कहलाया जाता था उस वक्त। तो वी कैन इमेजिन दैट इट वाज वेरी लार्ज प्रोविंस एट दैट टाइम। तो सबसे बड़े स्टेट के ऊपर उन्होंने हुकूमत अपनी जमा दी। तो उसके बाद ब्रिटिशर्स को बाकी सारे कंट्री में अपनी हुकूमत जमाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा। धीरे धीरे वो लोग फैलते गए और अल्टीमेटली 100 सालों के दौरान उन्होंने अपना सुप्रीमेसी मेंटेन कर दिया पूरे देश में, ठीक है। द इंग्लिश ग्रेजुअली डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन द कंट्री। अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देश में उन्होंने डेवलप किया सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने के बाद, ठीक है। थ्रू दिस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, कॉमन लॉज, common administration and a legal system according to the British system came into existence, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे अपना एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने इस तरह से डेवलप किया कि उनके कायदे जो हैं, जो इंग्लैंड में चल रहे थे, वो यहाँ पे उन्होंने इम्प्लीमेंट किए, ठीक है। और उनका सिस्टम जो है वो एक नई सिस्टम एग्जिस्टेंस में आई, जिसको हम डेमोक्रेसी के नाम से जानने लगे आगे जाकर। अदरवाइज पहले तो आप लोग जानते ही हो कि ब्रिटिश हुकूमत से पहले इंडिया में राजाशाही चल रही थी, जिसको इंग्लिश में हम मोनार्की कह सकते हैं। डेमोक्रेसी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने की वजह से ये सिस्टम चेंज हुआ। राजा वगैरह जो है, उनका रूल जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टाइप की, एक बहुत ही नई टाइप की गवर्नमेंट जो है वो एग्जिस्टेंस में आई, ओके। Yet the English residing in India established such laws and administration that England would get more benefits. अब ये नए नए लॉज और नई सिस्टम तो आई, लेकिन हमें उसका फायदा हो उससे ज्यादा ब्रिटिशर्स को उसका ज्यादा फायदा होने लगा। जो कुछ भी वो लोग करते थे, ऑब्वियसली वो अपने बेनिफिट्स के लिए करते थे। ऐसा नहीं है कि इंडिया का वो कुछ भला करना चाहते थे, अपना वो भला करना चाहते थे और उसी चक्कर में थोड़ा बहुत फायदा हमें भी हो जाता था। लेकिन प्राइमरी पर्पस ये था कि उनको बेनिफिट करने के लिए सारे स्टेप्स वो उठा रहे थे। एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया दे मेड इंग्लैंड प्रॉस्पेरस एंड एक्सप्लॉइटेड इंडिया द मोस्ट, ठीक है। इंडिया के बलबूते पर, यानी कि हमारा देश तो पहले बहुत ही प्रॉस्पेरिटी वाला कंट्री था। आप लोग प्राइमरी में पढ़ ही चुके होंगे कि इंडिया जो है वो पहले सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। बहुत सारी चीजें यहाँ पे थी, पैसे भी बहुत थे, हीरे जवाहरात जो है, गहने वगैरह, सोना चांदी वगैरह, कोई कमी नहीं थी। और कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी डिमांड यूरोपियन मार्केट्स में रहती थी। इंडिगो है, स्पाइसेस है, मसलिन है, ठीक है, और इंडिया के कपड़े, फैब्रिक्स वगैरह, जिसकी डिमांड यूरोपियन मार्केट में थी। तो वो तो ऑब्वियसली उसी पर्पज से यूरोपियन कम्युनिटी यहाँ पे पहले आई थी और बाद में इंडिया को उन्होंने कुछ इस तरह से एक्सप्लॉइट किया कि अब इंडिया के बल पे उन्होंने अपने कंट्री को यानी इंग्लैंड को समृद्ध बनाया, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब इस चैप्टर का सबसे पहला हमारा पॉइंट है द अपराइजिंग ऑफ 1857। 100 साल तक तो उन्होंने सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश कर दिया। 100 सालों के बाद हमने भी देखा कि अब इस हुकूमत को उखाड़ फेंकने की जरूरत है, ठीक है, वरना अपने आप से तो ये लोग जाने वाले नहीं है। इसलिए सबने मिलजुल के एक वॉर घोषित किया, जिसको हम अपराइजिंग कहते हैं। वो हुआ था 1857 में, ठीक है। सम ऑफ द फीचर्स दैट कॉज द अपराइजिंग ऑफ 1857 ऑफ पॉलिटिकल डिससैटिस्फैक्शन, ठीक है। कुछ ऐसी बातें थी जिसकी वजह से 1857 का अपराइजिंग हुआ। सबसे पहले था पॉलिटिकल डिससैटिस्फैक्शन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन यानी अत्याचार, आर्थिक रूप से जो अत्याचार हो रहा था वो बहुत बड़ा रीजन था। सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर्स, जो सामाजिक और धार्मिक जो कारण है वो, मिलिट्री फैक्टर एंड इमीडिएट रीजंस लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल इन द आर्मी। आर्मी में उन्होंने एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें
जो अलग अलग कम्युनिटी है हमारी इंडिया की, हिंदू और मुस्लिम दोनों, उनकी फीलिंग्स, उनकी रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट हो रही थी उस राइफल को यूज करते हुए। ठीक है, इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है जिसकी वजह से 1857 का अपराइजिंग हुआ। और ये स्टेटमेंट के नीचे आपको अंडरलाइन करना है, थर्ड लाइन पे, मंगल पांडे वाज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ द अपराइजिंग। बार बार फिल इन द ब्लैंक में आता है, मैच मेकिंग में भी ये स्टेटमेंट आता है कि इस अपराइजिंग का सबसे पहला शहीद जो था वो था मंगल पांडे, जो ब्रिटिश आर्मी में काम करता था, लेकिन एनफील्ड राइफल के उपयोग के ऊपर उसने आवाज उठाई, उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने लड़ाई घोषित किया और उसी चक्कर में लड़ते हुए वो जवान जो है मंगल पांडे वो शहीद हो गए। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि मंगल पांडे जो है वो 1857 के अपराइजिंग के सबसे पहले मार्टियर यानी कि सबसे पहले शहीद थे। ठीक है, सेवरल रेवोल्यूशनरीज लाइक नाना साहेब, दूसरे भी रेवोल्यूशनरीज के नाम है यहाँ पे, जो क्रांतिकारी नेता लोग जो है उनके नाम है नाना साहेब, तात्या टोपे, राजा कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर एटसेट्रा टुक पार्ट इन इट। ये सारे लीडर्स कहे जा सकते हैं जिन्होंने अपराइजिंग में हिस्सा लिया। The uprising of 1857 produced many effects, among which are the end of company rule in India and the rule of the British Crown, that is ruled by Queen Victoria, change in administrative, military, social, religious policies. एक सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पे ये आया, हालांकि इस अपराइजिंग में, इस वॉर में हम जीत नहीं पाए थे, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव बदलाव ये आया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा था इंडिया में वो खत्म हो गया और उसकी जगह पे इंग्लैंड की जो क्वीन है, क्वीन विक्टोरिया उस वक्त रूल कर रही थी, उनका डायरेक्ट रूल इंडिया में लागू पड़ा। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आया और उसके साथ साथ दूसरे मिलिट्री, सोशल, रिलीजियस पॉलिसीज में भी बदलाव आए। ठीक है, जिसको हम पॉजिटिव चेंज कह सकते हैं। और दूसरी एक जनरल बात हम ये भी कह सकते हैं कि ये अपराइजिंग भले ही सफल ना हुआ, हमें लाइक हम लोग नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी ब्रिटिश रूल जो है वो पहले के मुकाबले काफी सीरियस हो गया इंडिया में रूल करने के मामले में। अदरवाइज दे वर रूलिंग इन अ वेरी कैजुअल मैनर इन इंडिया। ठीक है, बहुत सारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, अत्याचार भी, मनगढ़ंत रूल बना रहे थे और सभी लोगों का, इंडिया के लोगों का बहुत सारा अत्याचार हो रहा था। तो उसके ऊपर उन्होंने ध्यान देना शुरू किया कि अगर इस देश में हमें रूल करना है तो थोड़ा ठीक ढंग से करना पड़ेगा, अदरवाइज पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन को हमने अगर इनवाइट किया तो हम ज्यादा टाइम तक इस देश में रूल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल पहले के मुकाबले ज्यादा सीरियस हो गया। द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ 1857, जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि 1857 का अपराइजिंग फेल हुआ। कौन से रीजन से फेल हुआ, तो वो रीजन यहाँ पे दिए गए हैं। द बिगिनिंग ऑफ द अपराइजिंग बिफोर द प्लान टाइम, सबसे पहला रीजन आपको ये अंडरलाइन करना है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ द फेलियर ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो पहला रीजन आपका ये होना चाहिए कि बिगिनिंग ऑफ द अपराइजिंग बिफोर द प्लान टाइम। ठीक है, टाइम प्लान किए करने से पहले ही, यानी कि प्लानिंग वाली बात होती है, कोई भी वॉर करे या कोई भी बहुत बड़ी घटना होती है तो उसको प्लानिंग के साथ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे प्लानिंग के मुताबिक काम नहीं हुआ। प्लानिंग से पहले ही, जो दिन डिसाइड हुआ था उससे पहले ही वॉर कुछ जगहों पे शुरू हो गया। इसलिए ब्रिटिशर्स जो है वो चौकन्ना हो गए, अलर्ट हो गए वो, और उन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में अपनी तैयारी जो है वो एकदम कर ली। और उसके बाद जो साइमल्टेनियसली एक साथ हर एक जगह पे वॉर होना चाहिए वो नहीं हुआ। अलग अलग तरीके से सभी लोग अपनी अपनी फाइट लड़ रहे थे, तो उसमें हमें सफलता नहीं मिली। ठीक है, लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, दूसरा रीजन कि एक सेंट्रल लेवल पे जो एक लीडर होना चाहिए, मुख्य नेता जिसको हम कह सकते हैं, वो नहीं था। सभी लोग अपने अपने तरीके से नेतागिरी कर रहे थे, ठीक है, और अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, कोई सेंट्रल लीडरशिप जैसा था ही नहीं। तो वो भी एक बड़ा रीजन माना जा सकता है। इनसफिशिएंट एंड अनसोफिस्टिकेटेड वेपन्स, जो वेपन्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे वो देसी टाइप के वेपन्स थे, लेटेस्ट नहीं थे, जबकि उसके सामने ब्रिटिश आर्मी के पास लेटेस्ट वेपन्स थे।
हालांकि उनकी संख्या कम थी लेकिन वेपन्स लेटेस्ट थे और उनके पास स्ट्रेटेजी भी था, प्लानिंग भी था, और इसलिए उनको सफलता मिली, हमें नहीं मिली। ठीक है, सो इनसफिशिएंट एंड अनसोफिस्टिकेटेड वेपन्स, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ सेंटर्ड इंटरेस्ट देन नेशनलिज्म अमॉन्ग्स्ट रेवोल्यूशनरीज। जो क्रांतिकारी लोग थे उनमें जज्बा तो बहुत था लड़ने का, लेकिन दे वर मोर इंटरेस्टेड इन देयर ओन पर्पस रादर देन नेशनलिज्म। एक देश के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे देश को आजाद कराने की जरूरत है, वो जज्बा उनमें नहीं था। वो अपने पर्पस के लिए लड़ रहे थे, सेल्फिश फाइट जिसको हम कह सकते हैं, अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए या तो अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करने के लिए। ठीक है, और खुद बस अपने ही एरिया का देखना है, बाकी का क्या होता है क्या नहीं है वो नहीं देखना है। ऐसी एक मेंटालिटी के साथ सभी क्रांतिकारी लड़ रहे थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन माना जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा लैक ऑफ सूटेबल एंड अनऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप, यहाँ पे लीडरशिप का इश्यू वापस यहाँ पे दिया गया है कि कोई सूटेबल ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप नहीं था अपराइजिंग में। ठीक है, एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज इन डिटेल्स इन द प्रीवियस क्लास। ये सारी बातें हम प्रीवियस क्लास 8th स्टैंडर्ड में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो लेकिन फिर भी हमें याद करना जरूरी है, और यही कंटेंट 9th स्टैंडर्ड में भी आ रहा है। तो अगर सूटेबल, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट वर द रीजंस व्हाई द अपराइजिंग ऑफ 1857 गॉट फेलियर, तो उसमें ये पैराग्राफ की जो पिछली 4 लाइनें हैं उसमें सारे रीजंस दिए गए हैं। आप ऐसे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो कि फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ 1857 अपराइजिंग, ऐसा करके पॉइंट वाइज। ठीक है, और पॉइंट वाइज में आपको ऐसे लिखना है कि बिगिनिंग ऑफ द अपराइजिंग बिफोर द प्लान टाइम, ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट होगा लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप। फिर तीसरा होगा इनसफिशिएंट एंड अनसोफिस्टिकेटेड वेपन्स। चौथा पॉइंट होगा इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ सेंटर्ड इंटरेस्ट एंड नेशनलिज्म अमॉन्ग्स्ट रेवोल्यूशनरी। पांचवा पॉइंट होगा लैक ऑफ सूटेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप। ठीक है, 5 पॉइंट हो गए, बहुत आसान है, सीधा आपको रट लेना है, और बहुत ही कॉमन जनरल पॉइंट्स। ऐसा भी जरूरी नहीं कि आपको बर्डन रखना है दिमाग में, ऐसे ही याद रह जाए, वैसे सिंपल कंटेंट है, और ऑलरेडी क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में आ चुका है इसलिए आसान है इसको याद करना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बॉयकॉट एंड इंडिजीनियस मूवमेंट। बॉयकॉट यानी किसी भी सिस्टम का विरोध करना, इसको हम बॉयकॉट कहते हैं। ठीक है, और उसके साथ जुड़ी हुई एक दूसरी बात है इंडिजीनियस मूवमेंट, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट जिसको कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है, विरोध करना यानी कि कौन सी चीजों का विरोध करने की यहाँ पे बात है, तो कि फॉरेन का कोई भी चीज, इंग्लैंड से अगर कपड़े वगैरह कुछ भी आता है तो उसका विरोध करो, स्वदेशी अपनाओ, हमारे देश में जो प्रोड्यूस होती है वो चीजें अपनाओ। वैसी मूवमेंट की यहाँ पे हम अब चर्चा करेंगे। बॉयकॉट एंड इंडिजीनियस मूवमेंट along with the Bang movement 1905 was one of the important events of the Indian national movements। ठीक है, आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है कि बंग मूवमेंट हुआ था 1905 में। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये एक्चुअली बंगाली वर्ड है कि 1905 में बंगाल को डिवाइड किया था, 2 टुकड़े कर दिए गए थे। ये डिवीजन किया था लॉर्ड कर्जन ने। अब याद रखिएगा इस चीज को, लॉर्ड कर्जन जो उस वक्त के वाइसरॉय जनरल थे 1905 में, उन्होंने बंगाल को एडमिनिस्ट्रेटिव स्मूथनेस का बहाना देकर बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया था। तो उसके सामने जो आवाज उठाई थी इंडिया के लोगों ने, उसको बंग मूवमेंट कहते हैं, कि जो कि 1905 में हुआ था। ठीक है, तो उसी के साथ इंडिजीनियस मूवमेंट की भी शुरुआत हो गई थी। Because of the divide and rule policy as a result of the Britishers' Machiavellian policy, boycott and indigenous movement got an impetus। ठीक है, बंग मूवमेंट साथ शुरू होने के साथ ही हम सबको पता चल गया कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी है वो डिवाइड एंड रूल वाली है, बंटवारा करो इंडिया के लोगों के बीच में और रूल करो। ठीक है, अगर ये लोग एक हो जाएंगे तो हम रूल नहीं कर पाएंगे, उनको ऐसा पता था, इसलिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वो सक्सेसफुली चला रहे थे रूल करने के लिए, और वो हमें पता चल गया, तो साथ में हमने इंडिजीनियस मूवमेंट भी स्टार्ट कर दिया। बंगाल वाज अ बिग प्रोविंस एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल।
विच इंक्लूडेड द प्रेजेंट डे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, मैंने आपको आगे बताया कि बंगाल उस वक्त का सबसे बड़ा राज्य था और उसी के अंदर पहले बिहार और उड़ीसा नहीं थे, बिहार और उड़ीसा बंगाल में ही आते थे। ठीक है, वो था। और आज का जो बांग्लादेश है, ठीक है, जो अलग हो गया है, अभी अलग से कंट्री है, वो भी उस वक्त आ जाता था। So compared to other states, Bengal was a central point of national awakening. वहां पे पढ़ी लिखी प्रजा भी बहुत थी। बंगाल के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि it was the most populous state. सबसे ज्यादा जनसंख्या भी वहां पे वो थी और पढ़े लिखे लोग भी वहां पे थे, इसलिए बंगाल को नेशनल अवेकनिंग का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता था उस वक्त। ओके, इन द 1857 revolt, Hindus and Muslim had collectively fought the English. ठीक है, अब सबसे हमारा प्लस पॉइंट ये था कि 1857 के रिवोल्ट के दौरान हिंदूज और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों एक थी। यूनिटी के साथ उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट किया था, जो कि एक अच्छी बात हम कह सकते हैं। ठीक है, एक बहुत ही दुख की बात है कि आज अगर हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी में एकता नहीं है तो उसका रीजन यही है कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रहते हुए दो कम्युनिटीज के बीच में बंटवारा किया था और उसी का परिणाम आज हद तक हम भुगत रहे हैं। ठीक है, सो अब उसका प्रूफ यही है कि जब हम लड़े थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1857 के दौरान, तब हिंदूज और मुस्लिम में कोई बंटवारा नहीं था, दोनों एकजुट होकर उनके सामने लड़े थे। ठीक है, दैट इज व्हाई थ्रू द ब्रिटिश इंग्लिश स्ट्रेटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल they encouraged communalism and caused division among people. उन्होंने ये देखा कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी एक है। ठीक है, अगर हमें रूल करना है इंडिया में तो ये दोनों कम्युनिटी की एकता को तोड़नी होगी, तभी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के जरिए हम इस देश में रूल कर सकते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आगे लिखा है, वाइसरॉय कर्जन 1899 to 1905 divided the vast Bengal province into East Bengal and West Bengal in the name of bringing about administrative efficiency. उस वक्त के जो वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है, उन्होंने बंगाल के दो टुकड़े कर दिए। एक टुकड़े का नाम दिया ईस्ट बंगाल, दूसरे का नाम दिया वेस्ट बंगाल। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का बहाना देकर दो हिस्सों में बंगाल को बांट दिया और कुछ इस तरह से बंटवारा हुआ कि एक हिस्से में हिंदू कम्युनिटी ज्यादा है, दूसरे हिस्से में मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है। तो यहां से उन्होंने दो कम्युनिटीज को अलग करने की जो बहुत ही गहरी चाल जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, वो उन्होंने शुरू कर दिए। तो हम लिटरली ये कह सकते हैं इस बात को 100 से ज्यादा साल हो गए अभी फिलहाल। ठीक है, तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था 1905 में जो उन्होंने स्टेप उठाया। तब से लेकर आज तक लगातार उन्होंने, यानी वो तो 1947 तक ब्रिटिशर्स यहाँ रहे थे, तब तक उन्होंने लगातार ऐसी कोशिश की थी कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी में डिवीजन हो, बंटवारा हो जाए, वो एक ना रह पाए, ताकि वो हमारे सामने एकजुट होकर लड़ भी ना। ठीक है, ओके। देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू द डिवीजन ऑफ बंगाल। बंगाल का जो पार्टीशन हुआ उसका बहुत ही जोरदार विरोध हुआ। When Bengal was divided on 16th of October 1905, the whole Bengal observed the day as National Mourning Day. यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का बंटवारा हुआ था और उस दिन को पूरे इंडिया में या तो पूरे बंगाल में नेशनल मॉर्निंग डे ऐसा करके मनाया गया था। मॉर्निंग, यहाँ पे मॉर्निंग यानी सुबह वाली मॉर्निंग की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं हम लोग। स्पेलिंग जरा देखिएगा, MOURNING। मॉर्निंग यानी कि शोक जिसको कहते हैं। ठीक है, जो कोई भी सैड इंसिडेंट बनता है और हम जो शोक मनाते हैं वो वाला मॉर्निंग। ठीक है, तो उसको नेशनल मॉर्निंग डे के तहत मनाया गया उस दिन को 16 अक्टूबर 1905 को। The same day, an announcement about boycotting all foreign goods and encouragement to use indigenous goods was made। उसी दिन जो लीडर्स थे हमारे, उन्होंने ऐसा अनाउंस किया कि फॉरेन की हर एक चीजों का यहाँ अब से हम विरोध करेंगे। ठीक है,
और सिर्फ इंडिया में बनी हुई चीजें ही हम लोग अपनाएंगे. Not merely Bengalis, but the other Indians also began to believe that this division had been done to curtail the vociferous feeling of nationalism that was catching up in India. जो लोग समझदार लोग थे इंडिया के, उनको तो तुरंत समझ में आ गया कि एक चाल है हिंदू और मुस्लिम के बीच में दीवार खड़ी करने की, और जो नेशनलिज्म का जो फीलिंग है उसको तोड़ने की ये चाल है. इसलिए उन्होंने अपनी ओर से कोशिश जारी रखा कि कैसे भी हो लेकिन हिंदू और मुस्लिम की जो एकता है वो टूट ना पाए. वैसा काफी लोग कोशिश कर रहे थे. That day Hindus and Muslims tied Rakhis to each other in entire Bengal to express their unity. ठीक है कि अभी भी दोनों कम्युनिटीज हिंदू और मुस्लिम एक है, ये चीज को शो करने के लिए हिंदू और मुस्लिमों ने मिलकर इसके सामने फाइट किया और एक दूसरे के हाथों में उन्होंने राखियां भी बांध दी, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है. और ब्रिटिशर्स को ये दिखाने का कोशिश किया हमने कि आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी ये दो कम्युनिटी जो है वो अलग नहीं हो पाई है. दिस मूवमेंट हैड 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक. ये मूवमेंट जो था उसके 3 मेन लक्षण थे. सबसे पहला है एडॉप्ट इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स, स्वदेशी, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इंडिजीनियस प्रोडक्ट यानी कि स्वदेशी अपनाओ. ठीक है. दूसरा है बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, जो बाहर की चीजें हैं उसका बॉयकॉट करो, उसका विरोध करो. और तीसरा है एडॉप्ट नेशनल एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन को अपनाओ. ठीक है. ये तीसरा पॉइंट है. तो मेन ये 3 कैरेक्टरिस्टिक था जिसकी वजह से ये मूवमेंट जो है वो आगे बढ़ रही थी. इंडिया बेनिफिटेड अ लॉट ड्यू टू द स्वदेशी मूवमेंट. हमें इसका फायदा बहुत हुआ स्वदेशी मूवमेंट का. while the British industry was badly affected due to the boycott of foreign goods. जो ब्रिटिश इंडस्ट्री यानी कि उनको जो फाइनेंशियली फायदा हो रहा था, ठीक है, वो फायदा होना बंद हो गया. उनकी इंडस्ट्री को नुकसान हुआ क्योंकि उनकी चीजें हम नहीं अपना रहे थे. द क्लोथ कमिंग फ्रॉम मैनचेस्टर स्टॉप्ड. ओके, जो मैनचेस्टर यानी कि इंग्लैंड का बहुत बड़ा शहर है जहाँ पे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, अभी भी इवन इंग्लैंड में गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में मैनचेस्टर नंबर 1 सिटी है. वहां से जो कपड़े वगैरह आते थे वो बंद हो गए क्योंकि लोग नहीं खरीद रहे थे, तो वो उनको नुकसान हुआ. शुगर है, शूज है, सिगरेट है, टोबैको है, ये सारी चीजें जो इंपोर्ट हो रही थी इंग्लैंड से, ऑल्सो रिड्यूस व्हेन द सेल ऑफ क्लोथ मेड इन इंडिया इंक्रीज्ड. इंडिया में बना हुआ जो कपड़ा है या तो कोई भी चीज जो इंडिया में बनी हुई थी, ठीक है, उसका सेलिंग बढ़ा. फैक्ट्रीज फॉर मेकिंग इंडिजीनियस गुड्स वर स्टार्टेड. ठीक है. इंडिया में बनी हुई चीजें जो है वो जनरली ज्यादा पॉपुलर हुई. द इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट वाज फेल्ट इन अदर प्रोविंसेस इन इंडिया. सिर्फ बंगाल ही नहीं, लेकिन ये इंडिजीनियस मूवमेंट का असर दूसरे राज्यों में भी हुआ, और वो राज्यों के नाम है पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, मद्रास, बंगाल तो था ही, तो ये सारे स्टेट में इसका असर हुआ. द इकोज ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट वाज फेल्ट इन गुजरात. गुजरात की अगर हम बात करें तो स्वदेशी मूवमेंट का असर गुजरात में भी हुआ. The echo of the movement was also felt strongly in the British Parliament, and within 6 years, 1911, the division of Bengal was scrapped after the rethinking by the Parliament. इसका इतना जोरदार असर पड़ा और सालों तक ये मूवमेंट इतना सक्सेसफुली चली कि आखिरकार 1911 में, ठीक है, बंगाल के पार्टीशन को स्क्रैप कर दिया गया, यानी कि कैंसिल कर दिया गया, यानी कि इंडिया की जो मूवमेंट ये चल रही थी उसको सफलता मिली. 1905 में बंगाल का डिवीजन हुआ था, लेकिन जो स्वदेशी मूवमेंट और इंडिजीनियस मूवमेंट चल रही थी उसके जरिए 1911 में आखिरकार उनको पार्लियामेंट में बिल पास करवा के बंगाल के डिवीजन को कैंसिल करना पड़ा. दिस वॉज अ मेमोरेबल विक्ट्री बाय द इंडियंस. ये बहुत ही अच्छा एक विक्ट्री हम मान सकते हैं, अ विक्ट्री ऑफ द रिलेंटलेस यूनाइटेड एफर्ट्स. 6 साल तक हमने बिना थके ये मूवमेंट चलाया था, एफर्ट्स किए थे बंगाल के पार्टीशन को कैंसिल करने के लिए, और उसमें हमें सफलता मिली. दिस वाज अ नोटवर्दी विक्ट्री ऑफ द न्यू अवेकनिंग अगेंस्ट द इंग्लिश रूल. ठीक है. इस तरह से ब्रिटिश रूल के सामने हम यूं तो नहीं कह सकते कि ब्रिटिश हुकूमत जो है वो एकदम खत्म हो गई, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि
उसके हुकूमत को थोड़ा सा वीक बनाने में हमें अच्छी खासी यहाँ पे सफलता मिली। ठीक है, अब उसके बाद का जो पॉइंट है मुस्लिम लीग, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1906 में, और उसके बाद का जो टॉपिक है वो सारा, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। बाकी सारी बातें जो है वो इस चैप्टर से जुड़ी हुई हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर योर टाइम एंड एंजॉय योर डे विथ योर फैमिली। बाय बाय फॉर नाउ।